हेलो एवरीवन। आज आपका अध्याय 9 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके साथ साथ हम आज नोट्स भी देखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिएगा, काम से काम रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पहले जो इसका स्टार्टिंग है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स पर चलेंगे। और मेरा भी ये प्रयास है कि जल्द से जल्द समझते हुए हम एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ें। तो ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण है, इसमें हम समझेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं जिसको कि आज राज्य का नाम दिया गया, जितने भी प्रांत थे उस समय अलग थे, आज कुछ अलग हैं और उसको अलग नामों से जाना जाता है। वहाँ जो संस्कृतियों का निर्माण हुआ तो किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात और प्रश्न आप जो भी कह सकते हैं यहाँ है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे जो सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा, यानी कि उनकी भाषा से ही ये समझ में आ जाता है कि वो कहाँ के हैं। अगर कोई व्यक्ति तमिल बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, तो आप इसका मतलब लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति तमिलनाडु का है या फिर उड़ीसा का है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। यानी कि इसमें मुख्य रूप से आपके नृत्य के बारे में दिया गया है कि कहाँ का कौन सा नृत्य है, और इससे सीटेट में लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि वस्त्र, काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये सब कुछ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र के हैं, किस प्रांत के हैं। और अब चूंकि उस प्रांत और क्षेत्र का नाम राज्य के नाम से जाना जाने लगा तो हम लोग समझ सकते हैं ये कहाँ के हैं। कभी कभी हम इस अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु अलग अलग क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं। यानी कि जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र के बीच जो विभाजक सीमा बना है कि यहाँ से ये राज्य का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग नृत्य, काव्य, बोलचाल की भाषा, जिनको जहाँ जगह मिलती थी वो उस क्षेत्र में बसते जाते थे। और अभी भी जिस तरह राज्य बटा है, जिस तरह की आपने देखा है बिहार से झारखंड निकला है, या फिर जितने भी राज्य को आपने देखा और समझा है, सिर्फ भाषा के अनुसार जो है उसको बदला गया है। ये किस भाषा के हैं, तो भाषा से ही क्षेत्र की सीमा का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर यही है कि आज जिसको हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, उस समय लोग जिस तरह जहाँ बसे जा रहे थे, बस अब आज उसको राज्य में तब्दील कर दिया गया है और समय के साथ साथ वो अभी भी बदल रही है। और क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के, यानी भारत के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है कुछ परंपराएं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली है और ये नए क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। इसका मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा बिल्कुल विशेष रूप से उसको बंगाली का कहा जाता है। लेकिन जैसे बिहार के कुछ लोग मनाते हैं, अलग अलग हिस्से के जो लोग जिस पर्व को, जिस त्यौहार को मनाते हैं, और उसी पर्व त्यौहार को मनाने वाले लोग किसी दूसरे प्रांत या राज्य में जाकर बस जाते हैं तो वो अपने त्यौहार को नहीं भूलते हैं। और इस तरह से क्या होता है, उस त्यौहार का नकल वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी करने लगते हैं। तो इस तरह से विचार का और त्यौहार का और पहनावे ओढ़ावे का आदान प्रदान चलते रहता है। इसको हमने यहाँ तक समझ लिया। अब जो हमारा है चेर और मलयालम भाषा का विकास, इसको हम नोट्स के थ्रू एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और हम प्रश्नों को भी सॉल्व करते जाएंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक को भी 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो में कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये तरीका सुविधाजनक लगा या नहीं। तो अब जो ये चेर और मलयालम भाषा का विकास है, इसको नोट्स के थ्रू पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका ये इस एक्सरसाइज का जो है नोट्स शुरू होता है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और पिछला जो अध्याय आपने ईश्वर से अनुराग पढ़ा, उसके नोट्स का PDF भी मैंने उस पिछले क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और पिछले क्लास का लिंक मैं एंड स्क्रीन में देने का प्रयास करूँगी। आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में आपको एक एक कर सारे वीडियो मिल जाएंगे।
ये जो आपने प्रश्न देखा यहाँ पर लोगों का वर्णन करने का एक सामान्य तरीका क्या है, और इसको भी आपने पढ़ा, उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, यही एक सामान्य तरीका है लोगों का वर्णन करने का। उनकी बोलचाल की भाषा क्या है, अगर वो तमिल बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये तमिलनाडु के हैं, ये उड़िया बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये उड़ीसा के हैं, ये अवधी बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये अवध के हैं। इस प्रकार से बोलचाल की भाषा जो है उनसे हम उनको परिभाषित कर सकते हैं ये कहाँ के हैं। और अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, महोदयपुरम का चेर राज्य आज के किस राज्य का हिस्सा है, तो इसको आपको समझना क्या है। महोदयपुरम का जो चेर राज्य है ये जो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मान लीजिए ये आपका भारत है और ये दक्षिणी ये पश्चिमी हो गया, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में आज ये केरल राज्य का एक हिस्सा है। यहाँ पर आपका है केरल राज्य का एक हिस्सा है। कौन सा राज्य, ये चेर राज्य। और आपने पिछले क्लास में देखा है चेर, चोल, पांड इन सबको देखा है, और यहीं पर आपको चेर दिखाया गया था जो कि चेर राज्य आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। और जब ये चेर चोल था उस समय इसको केरल नहीं कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है क्षेत्रों का नामकरण हुआ, राज्यों का नामकरण हुआ, उसे एक राज्य घोषित किया गया। तो ये जो महोदयपुरम है चेर राज्य, महोदयपुरम का चेर राज्य केरल राज्य का एक हिस्सा है। और ये जो चेर राज्य है ये 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। तो महोदयपुरम का चेर राज्य कब स्थापित किया गया था, 9वीं शताब्दी में। आप इस नोट्स को देखने के बाद एक बार बुक का एक्सरसाइज मिलाइएगा, एक भी लाइन आपका स्किप नहीं हुआ है इस तरीके में। और फिर आप देखेंगे कि ये चूँकि वहाँ पर जो है मलयालम बोला जाता था। कहाँ, चेर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मलयालम, क्योंकि शासकों ने, वहाँ के शासकों ने, चेर राज्य के जो शासक थे वो मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करके उन्होंने अपने अभिलेख को लिखवाया था। और इस भाषा का प्रयोग, मलयालम भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में भी किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो ये कहाँ के उदाहरणों में से एक है, तो उपमहाद्वीप के जितने भी सरकारी अभिलेख हैं, यानी भारत में जितने भी सरकारी अभिलेख मिले हैं उसमें सबसे पहले उदाहरण आपके मलयालम भाषा का ही है। इसी मलयालम भाषा से सभी अभिलेख मिले हैं। और चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। यहाँ पर आपको ये समझना है, जब मलयालम भाषा आ जाए तो यहाँ पर आपको एक चीज़ संस्कृत माइंड में रखना है। मलयालम भी एक भाषा है और यहाँ पर आप माइंड में तुरंत सेट कर लीजिएगा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न इसमें आपको मिलेगा, सामान्य प्रश्न। चेर राज्य के जितने भी लोग थे उन्होंने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया था, जैसे कि केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है और संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। क्या, तो वो केरल का जो मंदिर रंगमंच था वो, और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ कब की बताई जाती है, तो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। पहली साहित्यिक कृतियाँ मलयालम भाषा की 12वीं शताब्दी में ये मिली है। और ये जो कृतियाँ हैं ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, यानी संस्कृत से कुछ भाषाओं को कॉपी किया गया है यहाँ पर, इसीलिए मलयालम भाषा जो है संस्कृत की ऋणी है। और ये काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम। और ये जो लीला तिलकम यहाँ आप देखेंगे, पहले इसके बीच में एक प्रश्न और है कि आरंभिक केरल का अभिलेख किस भाषा में रचित है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरंभिक केरल का अभिलेख किस भाषा में रचित है। तो आरंभिक केरल यानी जब केरल राज्य का निर्माण हुआ था, वहाँ जब अभिलेख मिला था तो वहाँ मलयालम में रचित था वो अभिलेख। और ये 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। और ये किस शैली में लिखा गया है, तो ये जो लीला तिलकम है ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और फिर यहाँ से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मणि प्रवालम क्या है, वह इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मणि प्रवालम क्या है, इसका आंसर आप दीजिएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये जो लीला तिलकम ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का, ये व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय इसमें उल्लिखित किया गया है। इसमें व्याकरण और काव्य शास्त्र का, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको रखना है माइंड में। व्याकरण और काव्य शास्त्र का उल्लेख अधिक है लीला तिलकम में। तो और ये 14वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद जब आप अगले टॉपिक पे आएंगे तो आपका अगला टॉपिक है शासक और धार्मिक परंपराएं, यानी जगन्नाथी संप्रदाय।
तो इनके बारे में आप समझेंगे कि ये जो है ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ये विकसित हुई थी और ये किस क्षेत्र की संस्कृति थी। तो ये पूरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ संप्रदाय है वहाँ से ये जुड़ी हुई है, यानी पुरी का है ये, उड़ीसा में जो पुरी है। और ये जो जगन्नाथ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये कहाँ के थे, ये तो क्लियर हो गया कि ये पुरी के थे। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, यानी जगन्नाथ विष्णु का पर्यायवाची है। और ये दुनिया और आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, यानी वहाँ पर भी जो जनजातीय लोग रहते थे वो उन्होंने काष्ठ की प्रतिमा बनाई थी, काठ की, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही उनकी काष्ठ की प्रतिमा बनाई थी और आगे चलकर उनको विष्णु का रूप मान लिया गया। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए पुरी में जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था और कब किया था। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक प्रतापी राजा, ये अनंत वर्मन थे, यहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन थे और इन्होंने ही पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। और फिर आगे है आपका प्रश्न, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त किसने और कब घोषित किया था। तो बाद में 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये राजा अनंग भीम ने अपना राज्य सबसे पहले जगन्नाथ, जो जिस तरह पुरुषोत्तम राम कहते हैं उसी प्रकार जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ इन्होंने कहा है उनको, और वो पुरुषोत्तम थे। तो अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह आप पढ़ते समझते आगे बढ़ेंगे और आखिरी वीडियो में आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि तालपत्र की पांडुलिपि जो उड़ीसा में है, किन किन की लघु मूर्ति उसमें शामिल है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इसमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ उसमें शामिल है और आपकी बुक में ये फिगर भी है। और इस तरह से पूछा जा सकता है किन किन की मूर्तियाँ शामिल है, लेकिन बालभद्र सुभद्रा का विशेष इसमें चर्चा नहीं है, जगन्नाथ की चर्चा है, तो इसको हमने समझा। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में पुरी में, ये आपके बुक में फिगर है। और ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। यानी सामाजिक और राजनीतिक, समझिएगा, समाज में भी इस क्षेत्र का अधिक वैल्यू हुआ और राजनीतिक मतलब अलग अलग शासकों का ये होता था या होती थी इच्छा कि यहाँ पर आक्रमण करना है, क्योंकि ये 1230 ईस्वी की बात है, 12वीं-13वीं शताब्दी की बात है। तो यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई और जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। उनका ऐसा मानना था कि अगर, चूँकि मंदिर, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे मंदिर से उनका अत्यंत लगाव था। आप समझ सकते हैं वहाँ के जो राजा अनंग भीम तृतीय थे, उन्होंने उनका प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया, अपना राज्य उनको दे दिया। तो ये समझते थे, आक्रमण करने वाले जो मुगल, मराठा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो समझते थे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को मंदिर से इतना लगाव है, अगर हम वहाँ मंदिर पर ही अपना नियंत्रण कर लेते हैं तो सभी वहाँ की जनता मेरे अंदर आ जाएगी और मेरा शासन स्वीकार कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक है, इसके बाद राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। यहाँ से आपका प्रश्न उठता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। तो वो क्षेत्र जहाँ आज का, अभी रिसेंट का अधिकांश राजस्थान स्थित है, यानी राजस्थान प्रांत जहाँ स्थित है, उसको 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग राजपूताना कहते थे, क्योंकि इसका ये मतलब होता था कि ये वो एक ऐसा प्रदेश था। कौन सा प्रदेश? ये जहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर है, वो एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल या तो सिर्फ या फिर प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे, राजपूत के अलावा भी कई लोग रहते थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। सिर्फ वहीं के लोग ही राजपूत नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों में भी लोग बसे थे। आपने देखा था जो जनजातियाँ थे, गोंड के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी अपने आप को राजपूत घोषित कर दिया था। तो ये आंशिक रूप से सत्य है। और उसके बाद फिर आपका है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे
और अक्सर ये माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। इसको हमने समझा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये दिया हुआ है कि राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ किसमें सुरक्षित है और ये किसके द्वारा गाई जाती थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वहाँ जो राजस्थान में जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, वहाँ के जो शासक थे उनके आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ जुड़ी हुई थी परंपराएं, बिल्कुल। और लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। यानी 8वीं शताब्दी से लेकर अभी 21वीं शताब्दी की बात है। और पृथ्वीराज, जिनके बारे में आपने अध्याय 2 में पढ़ा है, वो एक ऐसा ही शासक थे और ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते लड़ते अक्सर मृत्यु का वरण किया। अगर आप अपने मन में इस तरह के विचार रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक लोगों को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आपके अंदर उसी प्रकार की प्रेरणा जागृत होगी और आप बिल्कुल सकारात्मक पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह पृथ्वीराज के बारे में कहा गया है कि वो अपने हृदय में हमेशा वैसे ही सूरवीरों के आदर्शों को धारण किए रहते थे, जिन्होंने लड़ते लड़ते बहादुरी से अपने प्राण को निछावर कर दिया था, लेकिन पीठ नहीं दिखाया था। तो ये जो प्रश्न आपका है, राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ किसमें सुरक्षित है और ये किसके द्वारा गाई जाती थी, ये काव्यों और गीतों में सुरक्षित है और ये प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। और इन सूरवीरों के काव्यों को, कहानियों को जो सुरक्षित रखा जाता था, आगे के वंशज को ये उस कहानियों से प्रेरित किया जाता था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों की बलि दी, लड़ते लड़ते उनकी सूरवीरता को सुनाया जाता था और सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता था। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें एक प्रश्न है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था, क्या स्त्रियों को भी सूरवीरों का नाम या वीरांगना का नाम दिया जाता था? तो हाँ, दिया जाता था, क्योंकि कभी कभी जो झगड़े का कारण होता था वो स्त्री ही होती थी। जैसे एक पुरुष दूसरे के स्त्रियों को जीतने में अपना जो है युद्ध शुरू कर देता था, या फिर एक स्त्री की रक्षा करने के लिए आपस में 2 योद्धा लड़ बैठते थे। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है और स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों अनुसरण करती थी, यानी स्त्रियां भी करती थी। और सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता है। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया, ये महत्वपूर्ण था। और इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। तो पहला प्रश्न हमारा यही शुरू होता है, कथक शब्द कहाँ से निकला है? तो कथा शब्द से निकला, कथा शब्द से ये कथक शब्द निकला है। और ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है और इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कहानी के लिए इसका प्रयोग, और कहानी को हम कथा भी कहते हैं, और कहानी से फिर ये कथक शब्द निकला। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, कथक का मूल अर्थ क्या है? तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों की एक जाति से जुड़ी हुई है। यानी उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति थी, उसको ही कथक कहा जाता था। जो कथा कहता है, यानी कथा से कथक निकला है, तो जो कथा कह रहा है उसको कथक कहते थे। जैसे जो टीच करता है टीचर कहते हैं, इसी प्रकार जो कथा कहता था उसको कथक कहते थे। तो यहाँ से कथक शब्द निकला। और कथक ने, ये जो कथाकार थे, जो कथा कहते थे, ये अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को, जो कथा कहने का तरीका है, आप लोगों ने भी कई ब्राह्मणों को कथा कहते हुए सुना है, कभी राग अलाप देते हैं, कभी गाने लगते हैं, तो कथा वाचन को अलंकृत वो करते थे, यानी कथा कहते कहते सुरों को साधने लगते थे, गाकर कहने लगते थे। और 15वीं-16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का प्रसार इतना तेजी से बढ़ा कि कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। यानी जो कथाकार अलंकृत कर गाते थे कथा को, वो नृत्य का रूप धारण कर लिया। तो कथक ने एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप कब धारण किया? 16वीं शताब्दी में। उसके बाद आपका आता है कि रासलीला किसे कहा जाता है? कथक के बाद फिर आपका है रासलीला किसे कहा जाता है? तो राधा कृष्ण के जो पौराणिक यानी पुरानी कहानियाँ थी, उसको जो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करने की जो शैली है, यानी जो लोग नाटक के रूप में उसको दिखाते थे, उसी को रासलीला कहा जाता है।
और इसके बाद फिर आपका महत्वपूर्ण है कथक और रासलीला से जुड़ा हुआ, रासलीला से जुड़ा हुआ एक ही टॉपिक है आपके बुक में। उसके बाद आपका है कि किस शासक के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और ये प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब कथक ने 15वीं-16वीं शताब्दी में नृत्य का रूप धारण किया और उसके बाद पहली बार कोई ऐसे शासक थे, ऐसे साम्राज्य, ऐसे शासक थे जिनके दरबार में ये नृत्य किया गया, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। और यहाँ पर इनके राज दरबार में, मुगल शासक के राज दरबार में नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। यानी जो नृत्य कथक आपने देखा है, जिस तरह से वो वहाँ पर कथक किया जाने लगा, वो जो है उसने भी जोर शोर पकड़ लिया और आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। तो सबसे पहले ये शब्द जो शुरू हुआ है राजस्थान के, ये आपका जो ये क्षेत्रीय संस्कृति वाला एक्सरसाइज है, तो कथक की शैली भी वहीं पुरी के मंदिर को दिखाया गया। फिर मंदिर में जो कथावाचक थे, जो कथा कहते थे, उन्होंने अपने कथा को अलंकृत किया, फिर वहाँ से कथक शब्द निकला। फिर जो शासक वहाँ पर मंदिरों पर आक्रमण करते थे या वहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करते थे, वहाँ प्रांतों पर कब्जा करते थे, फिर वहाँ अपने दरबार में वो जो नृत्य करवाएं वो कथक के रूप में हुआ। और फिर इसीलिए कहा गया है कि ये दो महत्वपूर्ण जगह, पहला आपका राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, दूसरा आपका लखनऊ में, किन दो क्षेत्रों में आरंभिक तौर पर कथक को अंगीकार किया गया था। महत्वपूर्ण ये है राजस्थान और लखनऊ में। आगे चलकर 1850 से 1875 ईस्वी में फिर ये कई राज्यों में, कई प्रांतों में इस नृत्य ने जोर शोर पकड़ा, लेकिन अभी फिलहाल आरंभिक में आपका ये दो ही था। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है किस शासक के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो ये अवध के अंतिम नवाब बाजी दहली शाह के संरक्षण में ये कला के रूप में, एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। और अभी आपने राजस्थान और लखनऊ देखा। उसके बाद है किस ईस्वी में कथक नृत्य शैली ने अन्य कई क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ा। और अन्य कई क्षेत्रों में आपकी बुक में है, जैसे पंजाब, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका केरल है, आप जान रहे हैं, और यहाँ पर आपका राजस्थान है। और इधर ही आपका यानी कि पश्चिम, ये जो दक्षिण पश्चिम है या फिर उत्तर पश्चिम आप कहिए, यहीं आपका इधर पंजाब है, इधर आपका यहाँ हरियाणा है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, फिर इधर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। यानी इसी क्षेत्र में इस सभी क्षेत्रों का, इस सभी इलाकों का नाम आपके बुक में वर्णन है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में ये संस्थापित हो गया कथक नृत्य शैली। और ये कब? तो 1850 से 1875 ईस्वी में। ये आपने 22 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और बुक के साथ इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटा है। और इसके बाद आप इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि धीरे धीरे कथक जब शुरू हुआ और जहाँ से शुरू हुआ ये चीज़, वहाँ के लोगों के वेशभूषा को इसमें धारण कराया गया, उसी तरह के वस्त्राभूषण को पहनकर ये कथक शुरू हुआ। और अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने इसको नापसंद किया था, इसको नकारा था। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस कथक नृत्य से था। और इसके साथ ही आपका ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आगे जो हम कल देखेंगे वो हम शास्त्रीय नृत्य से शुरू करेंगे कि कहाँ का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो अब इसका शेष भाग हम इसके पार्ट 2 में लेकर आएंगे। ये क्लास ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि हमने बुक को भी पढ़ा, एक एक लाइन और नोट्स को भी कंप्लीट किया। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये तरीका आपको कैसा लगा, क्योंकि इस तरीके में हम बस 2 ही क्लास में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उन सभी का नाम अगले क्लास में यानी इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्लास में लिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ।